हेलो एट्थ क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टीपू सुल्तान जो शेर मैसूर है उनके बारे में पढ़ा कि जो टीपू सुल्तान थे वो 1782 में मैसूर के राजा बने। और उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार वो क्या कर रहे थे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको आ रहा होगा समझ में। आप लोग रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट जिन बच्चों ने अगर बुक खोली ही नहीं है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो स्टोरी आपने पढ़ी और मैंने आपको बताया भी था कि क्या है, वो अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। तो वहाँ एक शेर था जो उनके सामने आ गया और उस मौके पर क्या हुआ, उनके हाथ से बंदूक भी उनके पास नहीं थी और जो कटार थी वो कटार भी लेके गए थे। वो कटार क्या हो गई, ज़मीन पर गिर गई। और जो टीपू सुल्तान थे उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल निहत्थे थे, मीन्स उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने निहत्थे ही मीन्स बिना किसी कटार के बिना किसी बंदूक के उन्होंने क्या किया, शेर का मुकाबला किया। और आखिरकार कटार उठा ली। कटार क्योंकि उनके हाथ से गिर गई थी, तब तक उन्होंने निहत्थे ही उसका क्या किया, मुकाबला किया। और अंत में उन्होंने क्या किया, कटार उठा लिया और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी बात से उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। और जो उनके जो राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो आप समझ रहे होंगे कि टीपू सुल्तान जो है उन्हें शेर मैसूर क्यों कहा जाता था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब टीपू सुल्तान जो कि शेर मैसूर थे उनके बारे में आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि मराठों से लड़ाई। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा मराठों से लड़ाई। तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, 18वीं शताब्दी की आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी, जो 18वीं शताब्दी के आखिर से ही। तो क्या हुआ, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद क्या हुआ, दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। जो मराठों ने जो सपना देखा था कि दिल्ली से देश का शासन चलाने का, वो क्या हो गया, मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। अब जो महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो आप देखेंगे कि एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मीन्स जो मराठे थे, एक तो उनका सपना टूट गया दिल्ली से शासन चलाने का, और लास्ट में उन्हें क्या कर दिया गया, कंपनी ने उनसे एक के बाद एक कई युद्ध किए और जो मराठे थे, मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। तो आप समझेंगे कि मराठों से लड़ाई किस तरीके से रही। अब आगे है हमारा सर्वोच्चता का दावा। अब देखिए, जो ऊपर हमने पढ़ा कि उससे तो हमें समझ में आ ही रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। मीन्स वो क्षेत्रीय विस्तार चाह रही थी, उसकी आक्रामक नीति पर चल रही थी। और लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल, जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। किनके नेतृत्व में? लॉर्ड हेस्टिंग के। तो क्या था, जो कंपनी थी, कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, क्योंकि जो उनकी सत्ता थी वो सर्वोच्च थे। इसीलिए तो उन्होंने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तो उनका दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों के से ऊपर है, जो भारत के राज्य हैं उनसे ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको
अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। वो कहती थी कि इनको धमकी देने का अधिकार हमारे पास है। तो कंपनी अपने पास ये समझती थी। लेकिन जो ये प्रक्रिया थी बेरोक-टोक नहीं चली। जो कंपनी यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती थी, लेकिन जो ये सोच थी, जो ये प्रक्रिया थी, बेरोक-टोक नहीं चली। मीन्स जब अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, उदाहरण के लिए इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो फ़िलहाल अभी कर्नाटक में है, के छोटे से राज्य को कब्ज़े में लेने का प्रयास किया, तो क्या हुआ? देखिए बच्चों, उस समय भी जो राज्य रानी चेन्नम्मा थी, चेन्नम्मा ने क्या कर दिया, हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। देखिए उस समय की जो रानियाँ भी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने क्या किया, जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा लिए और आंदोलन छेड़ दिया। तो आप देखेंगे 1824 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए जो रानी थी उनकी फिर क्या हुई, 1829 में जेल में ही मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायन्ना के ने यह प्रतिरोध जारी रखा। मीन्स रानी चेन्नम्मा के बाद भी ये प्रतिरोध जारी रहा। आप देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है रानी चेन्नम्मा की। इससे पहले लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था वो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। तो रानी चेन्नम्मा के बाद किसने, जो वहाँ के चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने ये प्रतिरोध जारी रखा। लेकिन क्या हुआ, चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट किया। किन्होंने, जो चौकीदार थे। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया, क्योंकि अंग्रेज उस समय इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, उनको पकड़ लिया। और क्या किया गया, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उस समय ये सब हुआ। समझ रहे हैं ना बच्चों? अब आगे आप देखेंगे कि विलय नीति। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विलय नीति। अब विलय नीति क्या है इसको हम देखेंगे। अब देखेंगे कि विलय नीति क्या है। अधिग्रहण की आखिरी लहर, जो अधिग्रहण की जो आखिरी लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अधिग्रहण की, तो इसमें क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने एक नई नीति अपनाई जिसे क्या कहा गया, विलय नीति का नाम दिया गया। तो ये नीति किसने अपनाई, लॉर्ड डलहौजी ने। आप समझ रहे हैं। और जो ये सिद्धांत था इस तर्क पर आधारित था, जो ये विलय नीति थी वो इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, जो शासक है अगर सपोज उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका अगर कोई पुरुष वारिस नहीं है, आपने देखा होगा पहले से क्या होता था, शासक का पुत्र ही क्या बनता था, उसका वारिस बनता था। तो आप देखेंगे इस नीति में क्या हुआ, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। विलय नीति में आप समझ रहे हैं ना। अगर उसका पुरुष वारिस कोई नहीं है, सपोज उसकी बेटी है, तो फिर क्या कर दी जाती थी, उनकी क्या कर दी जाती थी, रियासत हड़प कर ली जाएगी। यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। हड़प की जाएगी मीन्स कंपनी उसको अपनी रियासत में क्या कर लेगी, अपनी हिस्से में कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। मीन्स उसको कंपनी के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा 1848, संबलपुर 1850 और उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चलेगी। तो देखिए विलय नीति से क्या हुआ, एक के बाद एक रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी क्या हो गई, अंग्रेजों के हाथ में चली गई। और आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो देखिए इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो विलय नीति थी उसने क्या किया, विलय नीति के द्वारा क्या हुआ, वो जो तर्क था इस पर आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी और यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में
चली गई और आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो आप समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने क्या किया, विलय नीति के आधार पर जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत यह सिद्धांत एक तर्क पर चलता था, उस तर्क के आधार पर उसने क्या किया, इतनी रियासतें अपने हाथ में ले ली और अंत में अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बच्चों आप समझ रहे हैं विलय नीति को। नेक्स्ट जो इसके बाद आप देखेंगे वो है हमारा नए शासन की स्थापना। तो बच्चों आगे आप बुक को रीड करते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। नए शासन की स्थापना जो टॉपिक है इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।